नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम T20 चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रियंका आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ एक नई टेस्ट सीरीज़ जो कि आप हिंदी की क्लासेस कर रहे हैं। जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग हिंदी भाषा का विकास पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पिछले साल पूछे गए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो सारे मैं संडे को सॉल्व कराऊंगी। तो आज मैं वही वीडियो लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ और आप लोग आई होप बहुत अच्छे से इस क्लास को देखेंगे, प्रिपेयर करेंगे इससे। और ये क्लास आप इसलिए कीजिए क्योंकि आप अगर हिंदी भाषा का विकास आपने इस चैनल से पढ़ा है या कहीं से भी पढ़ा है, आपने अगर इस चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है तो इससे रिलेटेड लगभग हम 100+ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे अगर आप प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है इसके बाद आपके कोई प्रश्न छूटने वाले। मैं वही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आई हूँ जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं जो कि आपको लगे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा जो भी प्रश्न पूछे गए एग्ज़ाम में सिर्फ वही मैंने लिए हैं और कोशिश की है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूँ जिससे आपके थ्योरी के साथ साथ प्रश्न भी हल हो जाएं। आप UP-SSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से ना पूछा जाए ऐसा पेपर नहीं बनता। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, ग्राम पंचायत अधिकारी की न्यू वैकेंसी आई हैं, इवन UP-P जो भी बच्चे देना चाह रहे हैं, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है या जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, एक एक प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कीजिए, तैयार कीजिए। आई होप आप सभी को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न लिए हैं हिंदी भाषा के विकास से हैं। ये 10 प्रश्न हमने लिए हैं जो सिर्फ हिंदी भाषा के विकास को ही बताना है। इसमें हमें पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है अपभ्रंश या ऑप्शन डी है प्राकृत। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है? 3 भाषाओं में, 4 भाषाओं में, 5 भाषाओं में या फिर 2 भाषाओं में? तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं में विभाजित किया गया है। तो अब ये 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए मैं क्लास पढ़ा चुकी हूँ, आप सभी लोग को ये प्रश्न उत्तर आते होंगे अगर आपने क्लास सही से लिया है। अगर नहीं लिए क्लास तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लें क्योंकि आपके जो प्रश्न हैं वो उसी से हल होंगे। फिर भी मैं बता देती हूँ, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भाषाओं में विभाजित किया गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ और तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ। याद रखिए जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ हैं उनका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है और उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं। जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है उसका काल, और उसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएँ आती हैं। तीसरी है जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो 1000 ईस्वी से अब तक है और इसमें हिंदी की बोलियां जैसे मराठी, बांग्ला, उड़िया ये सब आती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, अवहट्ट या फिर ए तथा बी दोनों। देखिए अभी हमने डिस्कस किया प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो कि भारतीय आर्य भाषाओं का पहला भाग है, उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों आती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है, प्राकृत में हुई है या फिर पाली या अपभ्रंश में हुई है? तो बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है या फिर अपभ्रंश है? मध्यकालीन भाषा जो आर्य भाषा है उसकी तीसरी अवस्था बतानी है। तो इसमें याद रखिए मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है अपभ्रंश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली वाला क्षेत्र है कौन सा है? ए पटना, बी दरभंगा, सी ऑप्शन है बनारस, डी ऑप्शन है पूर्णिया। तो देखिए याद रखिए भोजपुरी वाला जो क्षेत्र है वो है बनारस। सौर सेनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? सौर सेनी से तो काफ़ी भाषाओं का विकास हुआ है बोलियों का। देखिए अवधी है,
उड़िया है, बघेली या फिर राजस्थानी। तो शॉर्ट सेमी अपभ्रंश का इसमें से जिस भाषा का विकास हुआ है वो है राजस्थानी। हिंदी किस भाषा परिवार की है? ऑस्ट्रिक है, द्राविड़ है, भारोपी है या फिर चीनी तिब्बती है? तो हिंदी जो है भाषा परिवार वो चीनी तिब्बती परिवार भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है? चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ या फिर भारोपी? इनमें से बताना कौन सा उत्तर सही होगा। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन दिया गया कबीर, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन डी है सरफुद्दीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। इन्होंने सबसे पहले हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, अगर आप लोग के पास अरिहंत की बुक है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। यदि बुक नहीं है तो भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और जो आपके आंसर्स हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसमें जो प्रश्न है वो जो पत्र और वगैरह जो पब्लिश हो रहे थे इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ उदित हुआ? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी दिया गया है बंगाल में, ऑप्शन सी दिया गया है उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है बंगाल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर खरे। इनमें से हमें सही उत्तर बताना है। देखिए, राजभाषा आयोग के सर्वप्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगाधर खरे। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1947, वर्ष 1953 या वर्ष 1954 या फिर वर्ष 1957? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1954। अगला प्रश्न है, 92वें संशोधन के अंतर्गत अष्टम अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची और 92वां संशोधन है, 92nd अमेंडमेंट था। ए डोगरी, बी मैथिली, सी बोडो या फिर ये तीनों कौन सी इसमें ऐड की गई थी? तो देखिए, जो 92nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें डोगरी, मैथिली, बोडो तीनों ऐड की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है, अब इसके लिखने के तरीके के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बाईं ओर से दाईं ओर, ऑप्शन बी है दाईं ओर से बाईं ओर, ऑप्शन सी है मध्य से बाईं ओर और ऑप्शन डी है मध्य से दाईं ओर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। अगला है, लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है श्रीनिवास दास, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी है नरेंद्र देव। इनमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। और जो एम.जी. रानाडे हैं इन्होंने लिपि सुधार समिति का गठन किया था। भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन ए है काका कालेलकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी जी.वी. पंत या फिर ऑप्शन डी है सुनीति कुमार चैटर्जी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 नवंबर, 14 फरवरी या फिर 14 सितंबर? इनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। यहाँ पर सिर्फ हिंदी दिवस नहीं पूछा गया, हिंदी दिवस होता तो 14 सितंबर, बट यहाँ पे पूछा गया विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब जो हम प्रश्नों को देखने जा रहे हैं ये प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए। जो भी पिछले साल में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी का संग्रह आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही पास मिल जाएगा। एक एक करके इनको हल करते हैं। जो भी आपको नहीं आते हैं वो इसी के साथ प्रिपेयर कर लीजिए और आप अपना सुझाव जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया पाली, प्राकृत, अपभ्रंश फिर अवहट। ऑप्शन बी में प्राकृत पहले है फिर पाली, अवहट और अपभ्रंश। उसके बाद दिया गया है अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट या फिर पाली है।
तीसरे में जो क्रम दिया गया है वो पहले अवहट, दूसरा प्राकृत है, तीसरा पाली है और चौथा अभ्रंश है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले पाली, पाली से क्या हुआ विकास? प्राकृत का, प्राकृत से अभ्रंश का और अभ्रंश से अवहट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ऑप्शन ए है गियर्सन ने, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी या फिर ऑप्शन डी है भारतेंदु। इनमें से बताना है कौन सा प्रश्न सही है। तो अभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। साहित्यिक अभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है शिव सिंह सेंगर या फिर ऑप्शन डी है राहुल सांस्कृत्यायन। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फोर्थ क्वेश्चन है, अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी है संस्कृत या फिर ऑप्शन डी है अवहट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अवहट। अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था जो है उसके बाद आती है वो है अवहट की। पांचवा प्रश्न है, सौर श्रेणी अभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी है बांग्ला या फिर ऑप्शन डी है पंजाबी। और इसका सही उत्तर है राजस्थानी। सौर श्रेणी अभ्रंश से राजस्थानी भाषा उपभाषा का विकास हुआ है। सिक्स्थ प्रश्न है, अभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? ए उत्कर्ष काल, बी है अवसान काल, ऑप्शन सी है संक्रांति काल या फिर ऑप्शन डी है प्राकृत काल। और इसको बोला जाता है संक्रांति काल। संक्रांति काल क्या है? अभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए है सरहपाद, ऑप्शन बी है स्वयंभू, ऑप्शन सी है राजा मुंज या फिर ऑप्शन डी है पुष्पदंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा मुंज को। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? ए है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ है, किससे हुआ है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्री, बी ऑप्शन है मागधी, सी ऑप्शन है ब्रांचड़, डी ऑप्शन है पैसाची। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन ब्रांचड़। ब्रांचड़ से क्या हुआ है? पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया इन भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है अर्धमागधी, ऑप्शन सी है पैसाची या फिर शौरसेनी। देखिए प्रश्न पिछले साल पूछा भी गया था, आप देखेंगे ये UPSSC द्वारा कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन देखा है मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या फिर शौरसेनी। तो याद रखिए मागधी अपभ्रंश जो है इससे बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया 4 इन भाषाओं का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है मराठी या फिर ऑप्शन डी है गुजराती। इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। 12वां प्रश्न है, क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक लिस्ट में दिया गया है सौर श्रेणी, पैसाची, मागधी और अर्धमागधी। दूसरी जो सूची है उसमें पूर्वी हिंदी है, असमिया है, लहंदा है, राजस्थानी और सिंधी 5 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं में से करेक्ट ऑप्शन हम लोग को मैच करना है। तो याद रखिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके सौर श्रेणी से अभी हम लोग पढ़ चुके हैं राजस्थानी, ये तो आप लोग को याद हो चुका होगा। तो सौर श्रेणी से राजस्थानी किस में ऐसा ऑप्शन दिया गया है? आप देखिए ए का 4, ये देखिए बी ऑप्शन। आसानी से उत्तर मिल गया, किंतु आगे भी देख लेते हैं। फिर दिया गया है पैसाची। पैसाची की क्या है? लहंदा, मागधी, असमिया और अर्धमागधी से पूर्व हिंदी का विकास हुआ है। यहाँ पर पूछा गया था किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसको एक बार याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रज भाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली।
ऑप्शन बी में दिया गया है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ऑप्शन सी है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ऑप्शन डी है लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। इनमें से सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती जो हैं ये शॉर्ट सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्रांचड़ अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है पैसाची अपभ्रंश से, ऑप्शन सी दिया गया है मागधी अपभ्रंश से, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है शॉर्ट सेनी अपभ्रंश से। यहाँ पर सही उत्तर बताना है। तो सिंधी भाषा का जो उद्भव हुआ है वो है ब्रांचड़ अपभ्रंश से। नेक्स्ट है दोहा, जिसको दुहा बोलते हैं। मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदी है या फिर संस्कृत है? दोहा मूलतः अपभ्रंश का छंद है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? ए ऑप्शन है मागधी, बी ऑप्शन है पाली, सी ऑप्शन है अपभ्रंश या फिर डी ऑप्शन है शॉर्ट सेनी अपभ्रंश। सही उत्तर बताइए आप लोग, और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अपभ्रंश है। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है हिंदी या फिर ऑप्शन डी है अरबी। हिंदी भाषा का जो शब्द है जो हिंदी, वो किससे लिया गया है? वो लिया गया है फारसी से। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए है रेखता, ऑप्शन बी दिया गया है दूहा, ऑप्शन सी दिया गया जबाने हिंदी या फिर ऑप्शन डी दिया गया है हिंदी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए जबानी हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की, बी रहीम, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो या फिर डी ऑप्शन है अकबर की। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो की है कौन सी? खालिक बारी। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया है, बांग्ला है, असमिया है या फिर कन्नड़ है? और इसका सही उत्तर है द्रविड़ भाषा की जो परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो कन्नड़ है। 21वां प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? ए ऑप्शन है जायसी, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है विद्यापति या फिर डी ऑप्शन है भारतेंदु। और खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी ऑप्शन है गिरधर दास। इनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या किया था? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। 23वां प्रश्न है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी है मेरठ या फिर ऑप्शन डी है अलीगढ़। और इसका सही उत्तर है, याद रखिए, ऑप्शन सी, मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ए ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, बी ऑप्शन है वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, सी ऑप्शन है कौरवी या फिर डी ऑप्शन है रेखता। और इसका सही उत्तर है ए जनपदी हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? ए ऑप्शन है भक्ति सागर, बी ऑप्शन है सुख सागर या फिर सी ऑप्शन दिया गया काव्य सागर और ऑप्शन डी है प्रेम सागर। इनमें से बताना है किसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है सबसे पहले। और इसका सही उत्तर है प्रेम सागर। प्रेम सागर में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? भारतेंदु मंडल के कौन से लेखक नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बी ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। जो बाकी के तीन हैं ये सब के सब क्या हैं? लेखक भारतेंदु मंडल के हैं।
महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1903, ऑप्शन सी है 1906 और ऑप्शन डी है 1909। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1903 में। 28वां प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है। ऑप्शन ए है वर्ष 1893, ऑप्शन बी है वर्ष 1857, ऑप्शन सी है वर्ष 1902 या फिर ऑप्शन डी है वर्ष 1917। देखिए, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना जो वर्ष है वो 1893 है। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन कौन से थे वो बताना है। ए ऑप्शन है शिव कुमार सिंह, बी शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन बी दिया गया रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उसके साथ साथ ऑप्शन सी दिया गया पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। इसके साथ ऑप्शन डी दिया गया जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। इनमें से बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में से शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में पूछा गया है कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी ऑप्शन राम नारायण मिश्र और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। देखिए, शिव कुमार सिंह हमने अभी पहले पढ़ लिया और बाबू श्याम सुंदर दास, तो इन दो को तो पहले ही आप काट लीजिए। बचे दो ऑप्शन राम नारायण मिश्र और ऑप्शन डी दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, और इसके सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, बाकी राम नारायण मिश्र भी थे। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1801, ऑप्शन बी है 1810, ऑप्शन सी है 1800 और ऑप्शन डी दिया गया है 1802। इसको याद रखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई थी। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? डेट तो हमने याद कर ली 1800, अब इसका लोकेशन भी बताना है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली या फिर ऑप्शन डी है कलकत्ता। इसका सही उत्तर है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में। 33वां प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं? इसका सही उत्तर है हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से, पैसाची, मागधी या फिर अर्धमागधी से हुआ है? और 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी भाषा का विकास हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके यूपी SSSC वालों के लिए और यूपीपी वालों के लिए, और आप देख रहे हैं पूछा भी गया है प्रश्न। 35वां प्रश्न पूछ रहा है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन ए में है बिहारी, ऑप्शन बी में ऑप्शन ए में है अवधी, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है बघेली और ऑप्शन डी दिया गया है छत्तीसगढ़। इनमें से बताना है किसमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, और इसका सही उत्तर है बिहारी। बिहारी क्या है? पूर्वी हिंदी की नहीं है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अभी तो पूर्वी हिंदी की पूछी गई थी, बोली नहीं, मतलब जो छत्तीसगढ़, बघेली और अवधी ये सारी पूर्वी हिंदी की हैं, बिहारी नहीं है। अब पूछा गया पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ के बाकी की तीनों क्या हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हो जाएंगी। ए ऑप्शन है कौरवी, बी ऑप्शन है हरियाणवी, सी ऑप्शन दिया गया है अवधी और डी ऑप्शन है बुंदेली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवधी। अवधी नहीं है क्योंकि ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। अभी ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, तो बाकी की कौरवी, हरियाणवी और बुंदेली वो किसकी हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? और इसका सही उत्तर है 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? 5। ये आप क्लास देखिए और उसमें से देख करके कमेंट कीजिए कि कौन कौन सी हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है बघेली, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, माफ़ कीजिएगा एक ही ऑप्शन है अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ब्रज, अवधी और कन्नौजी, सी ऑप्शन में दिया गया भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, डी ऑप्शन है मैथिली, ब्रज और कन्नौजी। इन प्रश्नों को देख करके उत्तर देना है। तो पूर्वी हिंदी की बोली है, अभी ऊपर पढ़ा प्रश्न, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
देखिए मैं इसलिए डिटेल में प्रश्न बार बार नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया होता तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करती। तो समय अगर आपको बर्बाद नहीं करना तो आप पहले इस चैप्टर को तैयार कीजिए, 2 क्लासेस हैं इसके लिए, दोनों क्लासेस अच्छे से पढ़िए, फिर आप प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए आसानी से प्रश्न होने लगेंगे। अगला प्रश्न है भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बोलियाँ किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी है बिहारी हिंदी और ऑप्शन डी है राजस्थानी हिंदी। इसका सही उत्तर है बिहारी हिंदी। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये सारी बिहारी हिंदी से रिलेटेड है। 40वें प्रश्न में पूछा गया है गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहिरवाटी ये किससे संबंधित है? ए ऑप्शन दिया गया है पूर्वी हिंदी से, पूर्वी राजस्थानी से, बी ऑप्शन पश्चिमी राजस्थानी से, सी ऑप्शन है उत्तरी राजस्थानी या फिर डी है दक्षिणी राजस्थानी। इन सभी को देखिए, पहली बात तो देखिए जो राजस्थानी भाषा है बोली है वो 4 भाग में विभाजित है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। अब इसमें पूछा गया जो अहिरवाटी है गुड़गांव, दिल्ली और करनाल में बोली जाती है पश्चिम क्षेत्र में, यहाँ पे किसका संबंध है? उसमें एक सही जो उत्तर है वो है उत्तरी राजस्थानी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 41वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है विद्यापति, ऑप्शन बी है भारतेंदु, सी है सरहपाद या फिर ऑप्शन डी है अज्ञे। इनमें से सही उत्तर देना है। तो मैथिली में साहित्य रचना करने वाले हैं विद्यापति, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, ए ऑप्शन है मेवाती, बी ऑप्शन है ढूढ़ाड़ी, सी ऑप्शन है मारवाड़ी या फिर डी ऑप्शन है मालवी। इनमें से बताना है कौन सा सही उत्तर है जो पूर्वी राजस्थानी का दूसरा नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ढूढ़ाड़ी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है ब्रजभाषा या फिर ऑप्शन डी है कौरवी। इनमें से सही उत्तर बताना है। और इसमें जो कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य की रचना हुई है वो हुई है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी करेक्ट है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो कवितावली है वो किस भाषा में रची गई है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली में? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा में गोस्वामी तुलसीदास की रचना जो है कवितावली वो रची गई है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45वां प्रश्न है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ऑप्शन ए दिया गया है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 5 या फिर ऑप्शन डी है 4। सही उत्तर बताइए। देखिए हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो कितनी विख्यात हैं? 5 हैं। पाँचों कौन कौन सी हैं कमेंट कीजिए। 46वां प्रश्न है ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन ए है पैसाची, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है अर्धमागधी और ऑप्शन डी है शौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ब्रजभाषा है वो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राइट। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? और ऑप्शन ए में दिया गया है राजस्थानी, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन सी है पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी है पश्चिमी हिंदी। इसमें सही उत्तर हमें बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम बताना है, मगही है, कौरवी है, हिंदुस्तानी है या फिर बघेली है? इसका सही उत्तर कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी भी बोला जाता है। 49वां प्रश्न है वाराणसी, गोरखपुर, आरा इनके मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्षेत्र दे दिया गया है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है अवधी, ऑप्शन बी है भोजपुरी, ऑप्शन सी है कौरवी और ऑप्शन डी है मैथिल। अब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए वाराणसी, गोरखपुर, आरा, अभी बनारस के आसपास हम लोगों ने पढ़ा था भोजपुरी जो भाषा है वह बोली जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, राजस्थानी है या फिर बिहारी है? और इसका सही उत्तर बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, उपभाषा है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है आरा भोजपुर और ऑप्शन सी है बनारस, ऑप्शन डी है मगध। इनमें बताना है किस क्षेत्र की जो बोली है उसको काशिका कहा जाता है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बनारस।
पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? ऑप्शन ए है प्राकृत, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है सौरसेनी या फिर ऑप्शन डी है अर्धमागधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ए ब्रजभाषा है, बी खड़ी बोली है, सी बुंदेली है या फिर बांगरू है। और इसका सही उत्तर ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली में से ब्रजभाषा आती है। अब बताना है ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर पैशाची अपभ्रंश। इसका आप उत्तर याद रखिए। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ए है ब्रजभाषा, बी है भोजपुरी, सी है अवधी या फिर डी है मागधी। तो इसका सही उत्तर याद रखिए। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, रचित की गई है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी है? पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, पहाड़ी हिंदी की है या फिर राजस्थानी हिंदी की है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी की। हिंदी की बोलियों का जब वर्गीकरण करेंगे तो उसमें जो छत्तीसगढ़ी थी आप देखेंगे पूर्वी हिंदी की है। टेबल आपने बनाई भी होगी और उसको अच्छे से लर्न कीजिए। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो मैथिली का विकास आप याद रखिए, इसका हुआ है मागधी अपभ्रंश। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगली है तुलसीकृत जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा बतानी है कौन सी है? ए अवधी है, बी ब्रजभाषा, सी दी गई है कन्नौजी, डी दी गई है कौरवी। इनमें से सही उत्तर अगर हम लोग देखेंगे हो जाएगी विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है। 59 प्रश्न है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है मगही, ऑप्शन सी है भोजपुरी या फिर ऑप्शन डी है मैथिली। और इसका सही उत्तर है अवधी। अवधी बोली का बिहारी हिंदी से कोई संबंध नहीं है। 60वां प्रश्न है क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अवधी नहीं बोली जाती, ब्रज नहीं बोली जाती, खड़ी बोली या मैथिली नहीं बोली जाती। तो इसका सही उत्तर याद रखिए, मैथिली नहीं बोली जाती। अवधी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती, खड़ी बोली भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। बोली किसकी इकाई है? भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है या फिर राज्य की छोटी इकाई है बताना है, या फिर किसी देश की छोटी इकाई है। तो याद रखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बोली होती है। नेक्स्ट है विभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है खड़ी बोली हिंदी को, ऑप्शन बी है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, ऑप्शन सी दिया गया हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या फिर ऑप्शन डी है एक छोटे से क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषा है वो विभाषा है, या फिर ऊपर जो दिए गए ऑप्शन उनमें से कोई नहीं है। याद रखिए जो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोली होती हैं वो क्या कहलाती हैं? विभाषा। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर याद रखिए गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? ए है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 या फिर डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1955। इसमें सही उत्तर बताना है। तो देखिए भारत में जब भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को जो मान्यता मिली है वो 14 सितंबर को मिली थी 1949 को। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर डी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। इनमें से अगर सही उत्तर याद रखिए इसका क्या है? सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने सुझाया था। अगला है राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है या फिर किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संचालित या संपन्न किया जाता है। सी ऑप्शन है किसी देश में व्यापार किया जाता है या फिर डी ऑप्शन है किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है।
इसका सही उत्तर राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न में बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन देखते जाइए। ए है 343 आर्टिकल में, ऑप्शन बी है 344 आर्टिकल में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 345 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 346। और इसका सही उत्तर होगा 343। आर्टिकल 343 में ऐसा दिया गया है कि संविधान की जो भाषा है राजभाषा वो हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है। वर्ष 1961 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1965 या फिर वर्ष 1963 में। इसका सही ऑप्शन है ए वर्ष 1961 में। नेक्स्ट है राजभाषा का किसका प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रभाषा केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करती है या राष्ट्रभाषा संपूर्ण मानव का प्रतिनिधित्व करती है या फिर राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगी या फिर डी ऑप्शन है राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ए है हिंदी, बी क्या दिया गया है नेपाली, सी है राजस्थानी, डी है गुजराती। देखिए राजस्थानी को नहीं सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, अष्टम जिसको बोल रहे हैं, नवम या फिर दसम। इसका सही उत्तर याद रखिए, इसका क्या हो जाएगा 8वीं अनुसूची जिसको अष्टम बोलते हैं। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी है, मैथिली है, ब्रज है या फिर असमिया है। इसमें ब्रज नहीं है, ब्रज नहीं है। इतनी जल्दी हमने 72 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, अब 73वें पे आए हैं। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है। उत्तर में ऑप्शन दिए गए हैं। ए है खरोष्ठी, बी है ब्राह्मी, सी क्या ऑप्शन दिया गया पैसाची का और डी ऑप्शन दिया गया कैथी। इसका सही उत्तर होगा पैसाची। देवनागरी का किससे हुआ है, माफ़ कीजिएगा, देवनागरी का ब्राह्मी से हुआ है। इसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से, पैसाची से नहीं हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। ऑप्शन ए है शारदा लिपि, ऑप्शन बी है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी है कुटिल लिपि या फिर ऑप्शन डी है ब्राह्मी लिपि। अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती, देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री। तो याद रखिए सभी को पता होगा इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि में हुआ है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है गुरुमुखी, ऑप्शन सी है सौश्रेणी या फिर ऑप्शन डी है ब्रंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, ये प्रश्न दिया गया और ऑप्शन में हरिशंकर आदेश दिए गए हैं, ऑप्शन बी रामदेव रघुवीर दिए गए हैं, ऑप्शन सी में अभिमन्यु अनंत दिए गए हैं और ऑप्शन डी में हरिमानक दिए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिमन्यु अनंत। अगला प्रश्न है लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है। रामदेव रघुवीर, ऑप्शन बी है अभिमन्यु अनंत, ऑप्शन सी है सूर्य प्रसाद वीरे, ऑप्शन डी है सहोदरा शिव। अब इनमें से बताना है सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिमन्यु अनंत। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है। बंगाली है, निकोबारी है, हिंदी है या फिर अंडमानी है। तो अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है ऑप्शन सी हिंदी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, ये पूछा गया है कई बार प्रश्न। वर्ष 1970, वर्ष 1972, वर्ष 1973 या फिर वर्ष 1975 और इसका सही उत्तर वर्ष 1975। डी करेक्ट है वर्ष 1975। यहाँ तक हमने क्या किया है, हिंदी भाषा के विकास से अप्रॉक्सीमेट 96 तक प्रश्न हम लोगों ने हल किए। 98 या 96 प्रश्न हो गए हैं। अब आपके होमवर्क में मैं कुछ प्रश्न दे देती हूँ जिनको आप कमेंट करके बताएंगे। आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, कितनी हैं और आपको बताना है किस क्षेत्र में वो बोली जाती हैं। पहला प्रश्न। दूसरा है आपको बताना है ढूढ़ाड़ी और मेवाती किस उपभाषा को बोलते हैं, किसका दूसरा नाम है।
और मगही कहाँ बोली जाती है और मैथिली कहाँ बोली जाती है। ये भाषाएं आपको बताना है, इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला प्रश्न एक और आप बताइए कि जो बांगरू है, बांगरू भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ये आप कमेंट करके बताइए। लगभग हमने 100 से ऊपर ही प्रश्न सॉल्व किए हैं। आपको मैंने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो कमेंट करके आप उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उनके उत्तर नहीं आ रहे हैं तो आप पिछली क्लास ज़रूर देखिए। जब तक आप क्लास नहीं देखेंगे तब तक आप प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। तो अच्छे से क्लास तैयार कीजिए। आज जितने भी प्रश्न हुए उनको अच्छे से तैयार करके रिवाइज कर डालिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द मैं आप लोग के लिए लगभग 5000 से अधिक प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के आ रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम से पहले जो भी बच्चे UPSSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी क्लास। आप एक बार बस उस क्लास को देख लीजिएगा, ज़्यादातर प्रश्न आपको उसी वीडियो से मिल जाएंगे। चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं क्लासेस। वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो से। अपने कमेंट करके मतलब सुझाव देना मत भूलिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर कुछ आप और बदलाव चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, अपने स्कोर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।